हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अब आपका सोचने का समय ख़त्म हो चुका है क्योंकि आपका एग्ज़ाम मात्र 5 दिन दूर है। बोले तो अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सही है, नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा एग्ज़ाम में। लेकिन अगर आज से भी आप प्रयास करें तो आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आज का जो हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाए हैं वो प्रीवियस ईयर का है। फिर से अभी आपको पता होगा जो हमारे चैनल पे जो हम करा रहे हैं अभी प्रीवियस ईयर का करा रहे हैं, क्योंकि हम इसके पहले 20-22 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं ऑलरेडी। आपको क्वेश्चन पे टॉपिक वाइज भी करा चुके हैं, सब्जेक्ट वाइज भी करा चुके हैं, अलग अलग भी करा चुके हैं। इसीलिए अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो प्रैक्टिस सेट का तैयारी हम करा रहे हैं प्रीवियस ईयर का। क्यों? इससे आपका क्या होगा कि अनुभव हो जाएगा पेपर में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है किस सब्जेक्ट से। तो चलिए आज का जो सेट 3 है आपका, ये सेट 3 का पार्ट 1 रहेगा, ठीक है। क्योंकि 2 सेट हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले 2 वीडियो में प्रीवियस ईयर का, ये तीसरा सेट रहेगा। ऐसे ही आपका सेट चलते रहेगा अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं आ रहा है। तो आप लगातार वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हिंदी से, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अजात शत्रु। शत्रु मतलब वैसे क्या होता है? शत्रु मतलब होता है दुश्मन। क्या होता है? दुश्मन। दुश्मन का परवाची बोल सकते हैं शत्रु। नेक्स्ट प्रश्न है, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। जो धन को मतलब फालतू में खर्च करे, बिना मतलब का उड़ाए, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं हम लोग अपव्ययी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है डैश है। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित किया जाता है वो डैश है। इन ऑप्शन में से आपको बताना है। तो वो है अधो हस्ताक्षरकर्ता। कौन होते हैं? अधो हस्ताक्षरकर्ता। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। बरसात बिल्कुल ना होना डैश कहलाता है, मतलब बिल्कुल बरसात नहीं होता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे आपका, उसे कहते हैं अनावृष्टि। क्या कहते हैं? अनावृष्टि कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। क्या करना है आपको? तद्भव शब्द का चयन करना है, ठीक है। तद्भव शब्द क्या है? तो इसमें अड़ी जो है वो क्या है? अंडी लिखा हुआ है, सॉरी, ये तद्भव शब्द है। एक मिनट, ये आपका क्या है? तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द। नेक्स्ट प्रश्न है, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है? बहती गंगा में हाथ धोना का मतलब होता है अवसर का लाभ उठाना। क्या होता है? अवसर का लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो जो आपका दिन शब्द है ना, वो स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? किसका पर्यायवाची बताना है? हंस का पर्यायवाची। तो हंस का पर्यायवाची आपका होता है भुजंग। क्या होता? भुजंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका हिंदी का जो प्रश्न है वो खत्म होता है। अब इंग्लिश का प्रश्न शुरू होगा। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करते हैं। चूज द वर्ड विच इज सिनोनियम ऑफ द वर्ड गिवन इज बोल्ड लेटर। ये बोल्ड लेटर में जो आपका दिया गया है इसका सिनोनियम बताना है। एक चीज और, सिनोनियम जो है आपका कभी कभी यहाँ सिमिलर लिख के भी देता है। सिनोनियम मतलब होता है परवाची या समांतर, क्या बोल सकते हैं, समान अर्थ वाला शब्द।
और इसको अभी कभी कभी सिमिलर भी लिख के देता है। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखना है कि सिनोनियम दे या सिमिलर दे, एक ही चीज़ पूछा है। तो इवोक का सिमिलर हो जाता है कॉल फॉर। इवोक का अर्थ मतलब होता है, इवोक का वैसे अर्थ होता है पुकारना, या होता है आपका आह्वान। इसको हम लोग पुकारने को इंग्लिश में कहते हैं कॉल फॉर। तो इसका समान अर्थ क्या हो रहा है, कॉल फॉर। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, इवोक का कॉल फॉर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द वर्ड विच इज एंटोनियम ऑफ द वर्ड गिवन विच इन बोल्ड लेटर। ये जो बोल्ड लेटर में इनहेल लिखा है, इसका एंटोनियम बताना है। एंटोनियम क्या होता है, कल बताएं आपको कि एंटोनियम का मतलब होता है उल्टा या क्या बोलते हैं, विलोम। एंटोनियम का मतलब विलोम या आपका उल्टा अर्थ हो जाएगा। और एंटोनियम को कभी कभी दे देता है आपको, जैसे सिनोनियम को सिमिलर देता है ना, तो एंटोनियम के लिखता है अपोजिट मीनिंग। क्या लिख के देता है, अपोजिट मीनिंग। ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसका हो जाएगा इनहेल का एक्सहेल। इनहेल मतलब क्या होता है, वैसे इनहेल का मतलब होता है ब्रेथिंग इन, और इन एक्सेल का मतलब ब्रेथिंग आउट। मतलब जब सांस लेते हैं तो उसको हम इनहेल बोल सकते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं ना तो उसको एक्सहेल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट वर्ड ही इज ब्लाइंड डैश हिज ऑन। देखिए ब्लाइंड जो है यहाँ इसके साथ ऑफ लगता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है। आपको प्रीपोजिशन की कुछ ध्यान होनी चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए फिक्स प्रीपोजिशन जैसे होता है लाफ, लाफ के साथ हमेशा एट लगता है। जैसे स्माइल हो गया, स्माइल के साथ हमेशा एट लगता है। जैसे टेस्ट हो गया, टेस्ट के साथ हमेशा फॉर लगता है। जैसे इंटरेस्टेड हो गया, इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन लगता है। जैसे सॉरी हो गया, सॉरी के साथ हमेशा फॉर लगता है। जैसे गुड या परफेक्ट हो गया, इसके साथ हमेशा एट लगता है। जैसे आपका सेटिस्फाइड हो गया, सेटिस्फाइड के साथ हमेशा क्या लगता है, विथ लगता है। डील के साथ विथ या इन लगता है। तो ये सब फिक्स प्रीपोजिशन है, और ब्लाइंड भी फिक्स प्रीपोजिशन है, इसके साथ हमेशा ऑफ लगता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपको प्रीपोजिशन का भी क्वेश्चन आता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा फिक्स प्रीपोजिशन से ही आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। इसमें आपको रॉन्ग स्पेलिंग बताना है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ रॉन्ग स्पेलिंग। तो यहाँ आपका जो फेंस लिखा है ना, FENSE, ये आपका रॉन्ग स्पेलिंग हो जाएगा। आपका फेंट, ये फेंट जो है ये राइट है, फेमस भी राइट है, और फेबुलियस भी राइट है। वैसे तो आपका इस सब का मीनिंग भी पता होना चाहिए। जैसे फेंट का मतलब क्या होता है, फेंट का मतलब होता है बेहोश होना, ठीक है। और फेमस का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध या क्या बोल सकते हैं, मशहूर। अब फेबुलियस का मतलब होता है शानदार या आश्चर्यजनक, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें आपको रॉन्ग बताना है, फिर से 13 नंबर में। तो इसमें आप देखेंगे तो डिस्टिंग्विश जो लिखा है, इसका स्पेलिंग गलत दिया है। इसमें GUISH होता है। क्या होता है, GUISH होता है। तो यहाँ U के बाद I छूट गया, यही स्पेलिंग गलत है। और इसका मीनिंग, प्रिविलेज का मीनिंग क्या होता है, प्रिविलेज का होता है आपका सुविधा या आपका क्या बोल सकते हैं, विशेष अधिकार। और डिस्टिनिकेशन का मतलब क्या होता है, भेद होता है। इसका मतलब भेद होता है, ठीक है। और आपका विलेज का मतलब क्या होता है, विलेज मतलब गांव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज क्या बताना है आपको, देख लेते हैं क्या बताना है। इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, जिसको बांटा गया है 4 भागों में, ठीक है। 1 पार्ट हैज एरर, जिसमें से एक पार्ट गलत है, उसको बताना है चारों पार्ट में से। पीपल शुड नॉट बी मिसगाइड फ्रॉम द पॉलिटिशियंस हु विल डू एनीथिंग फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्टेड। तो यहाँ देखिए आपका जो फ्रॉम है ना, इसके जगह पे बाई हो जाएगा, मिसगाइड बाई द पॉलिटिशियन हो गया। क्या हो जाएगा, फ्रॉम की जगह क्या हो जाएगा आपका, बाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मिस्टेक आपको क्या दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एज अ नेशन वी जस्ट डिड नॉट न्यू हाउ टू वैल्यू आवर कल्चर ट्रीजर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे न्यू जो लिखा गया, इसके जगह पर नो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। तो एरर किस ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन में। यानी जो 14 नंबर क्वेश्चन था उसमें भी एरर बी ऑप्शन में था, और आपका 15 नंबर क्वेश्चन का भी एरर बी में था। देखिए ये इसका ऑप्शन नंबर ए का ये है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। ऐसे नहीं कि ए ये है ये बी है, वैसे नहीं है। चलिए अब आपका इंग्लिश का भी प्रश्न खत्म होता है, अब सामाजिक अध्ययन पे चलते हैं हम। भारत का संविधान कब अपनाया गया, बताना है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया। तो ये अपनाया गया 26 नवंबर 1949 में। कब, 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया।
और संविधान का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहा जाता है आपको हमारे भीमराव अंबेडकर को। किनको कहा जाता है? भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो कार्यपालिका आपके हमारे विधायिका के अधीनस्थ हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्श आइडियल्स में से किस प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो आपका समाजवादी प्रस्तावना सम्मिलित नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य जो आपका है ना, मौलिक कर्तव्य, इसको सम्मिलित किया गया था 1976 में। कब? 1976 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं आपका जस्टिस पी आस्था शिवम। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आपको बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसके आधार पे बनाया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन कहीं कहीं से लेके रख दिया गया है, प्रीवियस ईयर के आधार पे बनाया गया है। जैसे प्रीवियस ईयर में आपका पूछता है, जैसे आपका प्रीवियस ईयर में पूछता है ना, प्रीवियस ईयर में, वैसे ही सेम आपका पैटर्न पे ये क्वेश्चन तैयार किया गया है सभी सब्जेक्ट से लगभग लेके, केवल करंट अफेयर का छोड़ के। क्यों करंट अफेयर का? क्योंकि करंट अफेयर का आपको नहीं सम्मिलित किया गया है। करंट अफेयर आप अलग से पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि करंट अफेयर में कुछ भी पूछ सकता है। आप लगातार रोज का करंट अफेयर पढ़िए, ठीक है, तो इससे आपका करंट अफेयर तगड़ा रहेगा। और मैथ से जो 10 क्वेश्चन पूछता है, इंग्लिश से 7-8 पूछता है, हिंदी से 7-8 पूछता है, आपका सोशल साइंस से जो पूछता है, साइंस से, हम सभी क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अभी एंड तक बने रहिएगा, एंड तक बने रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसमें हम 60 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और जो पार्ट 2 आएगा सेट 3 का, उसमें 40 क्वेश्चन जो रह जाएगा वो डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं वैसे क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रजयान संप्रदाय है। तो ब्रजयान संप्रदाय क्या है? ये एक बौद्धों का संप्रदाय है। किसका संप्रदाय है? बौद्धों का संप्रदाय है। ठीक है, राजत रंगिनी के लेखक हैं। तो राजत रंगिनी के लेखक हैं कलहन। कौन है? कलहन है इनके लेखक। नेक्स्ट प्रश्न है वंदे मातरम के रचयिता हैं। तो पता होगा कि आपका जो वंदे मातरम जो लिखे हैं वो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। और आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो जनगणना लिखे हैं। कालिब थे, जो कालिब थे वो क्या थे? तो कालिब एक कवि थे। क्या थे? एक कवि थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये किए थे आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसको मार्क कर देते हैं, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कार उद्भव अमरकंटक से होता है? कौन सा नदी? क्या बताना है? कार उद्भव अमरकंटक से होता है। तो ये होता है आपका नर्मदा नदी जो है ना, ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नाथुला पास डैश राज्य में स्थित है। नाथुला पास जो है वो किस राज्य में स्थित है ये बताना है। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं आपका जो जो दिया गया है। तो जो नाथुला पा है ना वो आपका स्थित है जम्मू कश्मीर में। हाँ, आपका सिक्किम में स्थित है, सॉरी सिक्किम में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। चार मीनार स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? आप सभी को पता होगा कि चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। डल झील स्थित है। डल झील कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है श्रीनगर में। कहाँ पे? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी। जयपुर को जाना जाता है पिंक सिटी के नाम से। आप सभी को पता होना चाहिए ये चीज़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी
डार्कवर्ड होने का प्रमाण मौजूद है? कौन से जगह पे, स्थल मतलब जगह होता है वैसे, कौन सी जगह पे डार्कवर्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो ये है आपका लोथाल में। कहाँ पे? लोथाल में। लोथल, सॉरी लोथाल नहीं, लोथल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी ये बताना है। तो ये लड़ी गई थी 18 दिन तक। आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, कितने दिन तक? 18 दिन तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो योग दर्शन के संस्थापक थे पतंजलि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तर बिहार का प्राचीन जो नाम था वो वज्जी था, और बिहार का प्राचीन नाम मगध था, बहुत गुप्ता के समय में। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद जो हुआ था वो आपका हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। नेक्स्ट प्रश्न है कि चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने हराया था जहांगीर को। किसको? जहांगीर को हराया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। निम्नलिखित पेशाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? तो नाना साहिब के लोकप्रिय थे बालाजी बाजीराव। कौन थे? बालाजी बाजीराव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस ब्रिटिश जनरल ने, एक मिनट रुक जाइएगा, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनाओ में हैदर अली को हराया था? पोर्टोनाओ में हैदर अली को हराया था। देखिए, एक हैदर अली जो थी ना, ये एक जज थी। तो हैदर अली आपके कौन सी जज थी? ये उस समय की जज थी जब आपके भगत सिंह को फांसी दिया जा रहा था ना। ये एक ऐसी जज थी ना जब हैदर अली, जब क्या बोलते हैं, भगत सिंह को फांसी दिया जा रहा था, तो ये फांसी ना दे के जज से इस्तीफा दे दी। ये एक ऐसी आपकी हैदर अली जज थी। ये मात्र एक ऐसी जज है जो मतलब भगत सिंह को फांसी ना दी, फांसी का सज़ा नहीं लिख कर क्या की, अपना इसके पद से घोषणा कर दी, पद से हट गई। सोचिए, एक ऐसी आपकी हैदर अली जज थी। यहाँ पे क्या पूछा है? किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनाओ में हैदर अली को हराया था? तो आपका सर आयरकुट जो थे ये हराए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वायसराय कौन था प्रथम? तो वे थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा वैसे जो दिया गया है, तो उनके द्वारा लिखी गई थी पावर्ट एंड एन ब्रिटिश रूल इंडिया। ऑप्शन नंबर सी। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ के लेखक कौन थे? माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ के लेखक हैं हमारे एम.के. गांधी। कौन है? एम.के. गांधी। विश्व का सबसे गहरा महासागर, तो विश्व का जो सबसे गहरा महासागर है ना, वो है आपका प्रशांत महासागर। कौन है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? पृथ्वी का कुल क्षेत्र का, तो आपका 70% जो है ना, 70% जल, वो किस में है सम्मिलित है? आपका जल से सम्मिलित है। वैसे जो आपका पृथ्वी है ना, उसका 3 हिस्सा पानी है माना जाता है। ये 3 हिस्सा क्या है? पानी। एक हिस्सा ही स्थल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले एक आपको चीज़ बता देते हैं कि जो आपका पृथ्वी है ना, पृथ्वी, जो आपका अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, वो अपने अक्ष पर घूमती कैसे है? तो ये पश्चिम से पूरब घूमती है। कैसे? पश्चिम से।
पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, ये चीज़ याद रहना चाहिए। और इसकी स्पीड क्या रहती है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से घूमती है। और इसी के कारण इसको पूरा अपने अक्ष पर घूमने में लगता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, जिसको हम लोग 24 सेकंड बोलते हैं। वैसे ये लगता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा लगाती है पृथ्वी। और इसका जो चक्कर लगाती है उस गति को हम लोग कहते हैं घूर्णन या दैनिक गति। ये चीज़ याद रहना चाहिए। और इसी गति के कारण दिन और रात होता है। ठीक है, चलिए छोटी छोटी जानकारी भी देते रहते हैं आपको, इससे आपका क्या होगा, ऐसे प्रश्न भी पूछेगा तो आप सब बता सकते हैं। अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूर्णन की दिशा है, अभी बताए हैं आपको। घूर्णन का इसका दिशा क्या है? पश्चिम से पूरब है। और ये भी चीज़ आपको बता दी है साथ में कि उसका स्पीड रहता है 1610 किलोमीटर और पूरा समय लगता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। और वो जो अपने जगह पे घूमते हैं उसे कहते हैं दैनिक गति या घूर्णन, और इसी गति के कारण दिन रात होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान, यहाँ उड़ान की जगह बिंदु छूट गया, परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? तो आपका कौन सा वायुमंडल करता है ये? तो ये करता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर। कौन सा? स्ट्रेटोस्फीयर। देखिए एटमॉस्फेयर जो होता है, वायुमंडल होता है, उसका लेयर है, तो उस लेयर में स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है वही करता है। निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? उत्तर रेलवे का हिस्सा आपका कोटा मंडल जो है वो नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है? जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है? सिक्किम है, तो सिक्किम का होगा। अगर गोवा रहता तो गोवा हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क आपका कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। निम्न में से कौन सा ग्रह का आकार द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका आकार और द्रव्यमान के मामले में बात किया जाए तो पृथ्वी के लगभग, अर्थ के लगभग क्या है? इक्वल है। तो वो है आपका बृहस्पति ग्रह। राज्यसभा के सदस्य बनने का न्यूनतम आयु सीमा है? अगर राज्यसभा का आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? 30 वर्ष का आप होना चाहिए। 30 वर्ष के होंगे तब आप उसके सदस्य बन सकते हैं। भारतीय कानून के अनुसार किस अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है? किशोरावस्था समझ में आता है? वही आपको किशोर यहाँ दिया गया है। तो 18 वर्ष या 18 वर्ष से कम के जो लोग होते हैं वो किशोरावस्था में होते हैं। तो 18 वर्ष से कम हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सीरिया के राष्ट्रपति हैं कौन है? ये हैं बशर अल असद। स्वेज नहर भूमध्य सागर की जोड़ती है। स्वेज नहर आपका पारसिया की खाड़ी से, स्वेज नहर जो है ना, ये इसकी बनाना शुरू किया गया था इसको 1859 में। कब? 1859 में ना इसकी शुरुआत हुई थी बनाने की। और इसकी जो लंबाई है ज़्यादा नहीं है, 165 किलोमीटर है और 48 मीटर ये चौड़ा है और 165 किलोमीटर लंबा है और 10 मीटर क्या है, ये गहरा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? बताना है कि कौन सा शहर है जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो आपका इस्तांबुल जो शहर है वो 2 महाद्वीपों के बीच में फैला हुआ है। समुराई योद्धा वर्ग है जापान में। ठीक है, निम्नलिखित में से, एक मिनट ऊपर कर लेते हैं पहले, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार बताना है। तो मौलिक अधिकार आपका जो है वो भारत में क्या नहीं है? काम करने का अधिकार, समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, धार्मिक और स्वतंत्रता का है, लेकिन ये नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर, नहीं पूछा था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है किस चीज़ से? 8वीं अनुसूची संबंधित है, जो आपका आर्टिकल 8 है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो वो आपका रिलेटेड है भारत की भाषाओं से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 42वें संशोधन द्वारा।
मैरी कॉम संबंधित है। मैरी कॉम किस चीज़ से संबंधित है? तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है, ठीक है। मैरी कॉम जो थी वो बॉक्सिंग से संबंधित थी। आपका जो 60 क्वेश्चन जो बोले थे हम आपका आज प्रैक्टिस सेट कराने के लिए प्रीवियस ईयर का, वो आज ख़त्म होता है। और जो इसका आप 100 क्वेश्चन जो है उसमें से 40 क्वेश्चन रह जा रहा है, जो हम आपको फिर से कल कराएंगे, जिसमें 10 मैथ का रहेगा और 30 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रहेगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।